आज के इस क्लास में जो हम लोग लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि आपका क्वेश्चंस क्या कहता है, पहले क्वेश्चंस को ध्यान से समझिए, बेहद ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और यह पक्का पूछे जाने वाला प्रश्न है। क्वेश्चंस आपका कहता है कि पुनर्जागरण से आप क्या समझते हैं। बात कर लिया जाए पुनर्जागरण की, तो सबसे पहले क्वेश्चंस कहा है कि पुनर्जागरण जो है इससे आप क्या समझते हैं या किसे कहा जाता है। आगे पूछा जा रहा है आपसे कि यूरोप में पुनर्जागरण के कारण क्या है और इसकी प्रकृतियां क्या हैं, इसको क्या करना है, आपको वर्णित करना है। इतना ही नहीं, देखो एक क्वेश्चंस आप याद करोगे, लेकिन इसी क्वेश्चंस को आपसे कई तरीके से पूछे जा सकते हैं, जो कि मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं। एक क्वेश्चंस याद कीजिए और कई तरह के प्रश्न आपको अपने आप याद हो जाएगा। इसी क्वेश्चंस को आपसे एक अलग तरीके से भी पूछ लिया जा सकता है कि यूरोप में पुनर्जागरण के प्रगति, प्रभावों या फिर कहे तो परिणामों एवं महत्वों का क्या करे तो विवेचना करे। इतना ही नहीं, देखिए आगे भी मैं बताता हूं आपको कि इस क्वेश्चंस को आगे भी आपसे पूछा जा सकता है कि पुनर्जागरण पर क्या करे, एगो निबंध लिखिए। ठीक है, इस तरीके से पूछा जा सकता है। वहीं पर बात कर लिया जाए तो एक और तरीके से पूछ लिया जाएगा आपसे क्वेश्चंस कि पुनर्जागरण जो है यह क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताओं पर आपको क्या डालना है, तो प्रकाश डालना है। मतलब देख लिया आपने कि 4 तरह से जो क्वेश्चंस है ये आपको पूछा गया है, लेकिन आंसर इन सभी का एक ही होने वाला है। कहने का मतलब एक प्रश्न का आंसर आप याद करो, समझो, आपके 4 क्वेश्चन जो है बिल्कुल क्लियर। तो चलिए हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर ये पुनर्जागरण जो है क्या। तो देखो सबसे पहले इसके शाब्दिक अर्थ को समझो। पुनर्जागरण का मतलब क्या है? पुनर्जागरण का मतलब फिर से जगना। पुनर्जागरण का मतलब फिर से जगना, तो अर्थात कहने का मतलब कि जगेगा कौन? लोगों के अंदर जो व्यक्तित्व है, लोगों के अंदर का जो विचार है, लोगों की जो सभ्यता और संस्कृति है, उन सभी चीजों में क्या होना, तो फिर से एक नई जागृति आना, यही तो है पुनर्जागरण। मतलब देखिए यह जो पुनर्जागरण काल है यह 14वीं और 17वीं सदी के बीच यूरोप में क्या होता है, तो यूरोप में जो सांस्कृतिक व धार्मिक प्रगति हुई, आंदोलन हुआ तथा युद्ध हुए, उन्हीं को क्या कहा जाता है, तो पुनर्जागरण कहा जाता है। और ये सारी चीजें क्यों हुई? देखो जो युद्ध लड़ा गया वह युद्ध क्यों लड़ा गया, तो कुछ परिवर्तनों को लाने के लिए इस युद्ध को लड़ा गया। जो आंदोलन हुए क्यों, तो भाई साहब बिना आंदोलन परिवर्तन लाना संभव नहीं होता था, इसलिए आंदोलन की स्थिति बनी। इसके बाद सांस्कृतिक एवं धार्मिक स्थितियों में भी परिवर्तन देखने को मिला था 14वीं और 17वीं शताब्दी में। कहां पर? तो यूरोप में। और इसी को क्या कहा जाता है, तो पुनर्जागरण कहा जाता है या पुनर्जागरण काल कहा जाता है। देखिए इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, तो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में नवीन चेतना आती है। कहने का मतलब कि इसके क्या कहते हैं, पुनर्जागरण के कारण क्या होता है, तो लोगों के बीच में, लोगों के जीवन में प्रत्येक क्षेत्र ऐसा, जो भी क्षेत्र है लोगों के जीवन का, जो भी गतिविधियां हैं, जो भी क्रियाकलाप है, उन सभी चीजों में एक नया नया परिवर्तन देखने को मिला, नई चेतना जगी। ठीक है, यह आंदोलन केवल पुराने ज्ञान के उद्धार तक ही सीमित नहीं था, बल्कि यह जो है इस युग में कला, साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र में भी नवीन प्रयोग को दिया। अब देखिए यहां पर बात करते हैं, ये तो बेसिक परिचय था आपका, क्या? तो बेसिक परिचय था पुनर्जागरण का। अब आइए हम समझते हैं कि आखिर यूरोप में पुनर्जागरण का कारण क्या था। तो देखिए यूरोप में पुनर्जागरण का जो कारण था, इसमें सबसे पहला कारण आप नोट करोगे क्या है, वह अध्ययन एवं विवेचन की प्रवृत्ति। अध्ययन एवं विवेचन की प्रवृत्ति, जो कि सर्वप्रथम कारण माना जाता है किसका, तो पुनर्जागरण काल का। ठीक है, 13वीं शताब्दी के अंतिम चरण में जो है यह क्या होती है, प्रारंभ होती है। और इसके अंतर्गत जो है प्राचीन रोमन तथा यूनानी साहित्य के अध्ययन एवं वर्तमान परंपराओं के साथ साथ जो है उसके उचित सम्मिश्रण की ओर जो है विद्वानों का ध्यान क्या होता है, तो आकर्षित होता है। कहने का मतलब कि इससे क्या होती है, तो इससे रोमन तथा यूनानियों, ठीक है, रोमन तथा यूनानी साहित्य के तरफ जो है किसका ध्यान जाता है, तो विद्वानों का ध्यान जाता है। वर्तमान की परंपराओं के साथ उसे जो है मिश्रित करने का क्या सोचते हैं वो, तो गहन अध्ययन करके लोगों के बीच प्रस्तुत करते हैं। आइए बात करते हैं दूसरा रीजन क्या था। तो दूसरा रीजन ये था कि आपका है विचारकों एवं दार्शनिकों द्वारा जो है स्वतंत्र विचारों की अभिव्यक्ति। अब यह क्या था, तो देखिए पुनर्जागरण आंदोलन का जो दूसरा सबसे प्रमुख कारण इसे मान सकते हैं हम, और वह दूसरा कारण इसलिए मान सकते हैं कि इसमें होता क्या है, तो यह जो है विभिन्न विचारकों, यानी कि जो भी विद्वान हुआ करते थे, जो भी दार्शनिक थे, उन सभी के द्वारा क्या किया गया, तो स्वतंत्र विचारों की अभिव्यक्ति की प्रवृत्तियों का क्या किया गया, तो उदय किया गया। कहने का मतलब कि लोगों के विचारों में परिवर्तन लाने के लिए लोगों के विचार जो स्वतंत्र रूप से कैसे प्रस्तुत किया जाए, इन सभी चीजों का क्या हुआ, तो इनका
काल में उदय देखने को मिला, यानी कि इसका जो है उजागर होना शुरू हुआ, इसलिए जो है एक रीजन ये बनकर सामने आया पुनर्जागरण काल का। उन्होंने अपने विचारों में क्या किया, तो अंधविश्वास को, किसको, अपने विचारों में अंधविश्वास को और धार्मिकता आदि को कोई भी महत्व नहीं दिया। कहने का मतलब कि जो अंधविश्वास वाली चीजें थी जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता था, लेकिन फिर भी लोग जो है आंख मूंद कर क्या करते थे, उस पर विश्वास करते थे। धार्मिकता संबंधी जो भी तथ्य था उन सभी तथ्यों को क्या किया, तो महत्व नहीं दिया गया। इन विचारकों ने अपने दर्शन में तत्व चिंतन के विशुद्ध प्रतिपादन का क्या किया है, तो प्रयास किया है। आगे बात करेंगे, तीसरा रीजन क्या था, तो वह था चर्च विरोधी विचारों का उदय। देखिए, चर्च विरोधी विचारों का उदय यह सबसे इंपॉर्टेंट रीजन हम मान सकते हैं। वैसे तो इसे मैंने तीसरे रीजन के रूप में लिखा है, लेकिन यह सबसे इंपॉर्टेंट था क्योंकि यह जो है काफी सारा परिवर्तन लेकर सामने आया था। कहा जाए तो 13वीं शताब्दी में रोमन कैथोलिक चर्च जो है यह विरोधी विचारों का उदय था। मध्य युग की बात करी जाए तो मध्य युग की अति शक्तिशाली कैथोलिक चर्च जो है यह 14वीं शताब्दी तक आते आते क्या हो गया, तो शक्तिहीन हो गया। यानी कि जो जितना ताकतवर था वह 14वीं शताब्दी तक आते आते क्या हो गया, तो जिसकी शक्ति जो है वह पुनः क्या पूर्ण रूपेण छिन्न हो गई, शक्तिहीन हो गया। यूरोप में 13वीं शताब्दी में कुछ ऐसे भी विचारक हुए जिन्होंने क्या किया, तो चर्च के प्रमाणवाद तथा प्रभाव को स्वीकार न करते हुए निष्पक्ष वैज्ञानिक अनुसंधान तथा विचारों के स्वतंत्र प्रकाशन पर जो है अधिक बल दिया। ठीक है, तो यह था आपका चर्च विरोधी विचारों का उदय। आगे बात करेंगे, देखिएगा तो अगला रीजन था, वह क्या था, तो वह है कस्तुनतुनिया की विजय। बात करी जाए कस्तुनतुनिया की विजय की, तो तुर्क नेता महमूद द्वितीय द्वारा जो है कस्तुनतुनिया की विजय पुनर्जागरण को प्रारंभ करने में सहायक सिद्ध हुआ था। 1453 ईस्वी में पूर्व क्या कहते हैं, वाइजेंटियन साम्राज्य की राजधानी जो कि कस्तुनतुनिया थी। ठीक है, किसकी राजधानी थी, तो वाइजेंटियन साम्राज्य की राजधानी कस्तुनतुनिया थी। यूरोपीय सभ्यता एवं संस्कृति का एक केंद्र माना जाता था। वहां के विद्वानों ने प्राचीन यूनानी और रोमन साहित्य के अध्ययन पर जो है विशेष बल दिया। परंतु 1453 ईस्वी में तुर्कों की विजय के उपरांत क्या होता है, तो परिस्थितियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिलता है। तुर्कों के आचरणों के कारण जो है विद्वानों ने क्या किया, तो कस्तुनतुनिया को छोड़कर पश्चिमी यूरोप की ओर क्या किया, तो प्रस्थान कर दिया। अब प्रस्थान करने से क्या होता है, तो प्रस्थान करने के उपरांत जो है वे जाकर कहां बस जाते हैं, तो इटली में बस जाते हैं और स्वयं जो है एक संस्कृति का क्या बनता है, तो प्रमुख केंद्र उसे नियुक्त करता है। चलिए, तो ये सभी कारण थे किसके, तो ये आपके कारण थे यूरोप में पुनर्जागरण के। अब बात करते हैं कि आखिर यूरोप में पुनर्जागरण की प्रकृति क्या रही थी, इसकी विशेषताएं क्या है, तो वह सबसे पहला विशेषता याद रखोगे वह है मानवतावाद का उदय। बात करें जाए मानवतावाद के उदय का, तो इस समय जो है मनुष्य को प्रधानता दी जाने लगी थी। अब जैसे ही मनुष्य को प्रधानता दी जाएगी तो लोगों के अंदर जो है मनुष्यता का भाव जगेगा, लोगों के जो व्यक्तित्व में विचार में क्या होंगे, परिवर्तन देखने को मिलेगा, जिसका परिणाम जो है अब क्या निकलता है, तो सुखद सामने नजर आता है। व्यक्तिक स्वतंत्रता का विकास जो है यह काफी तेजी से होने लगा, जो कि कालांतर में मानवतावाद से अमूर्त होने लगा था। तो इस तरीके से क्या हुआ, तो मानवतावाद का विकास देखने को मिला, उदय देखने को मिला। आगे बात करेंगे, ज्ञान तथा संस्कृति की चर्च से मुक्ति हो गई। पहले जो था जितने भी ज्ञान अर्जन होते थे लोगों को कहां पर, चर्च में हुआ करता था, लेकिन इसके बाद क्या होता है, तो पूर्व में शिक्षा एवं संस्कृति का केंद्र जो है चर्च को माना जाता था, लेकिन नवीन विचारधारा या फिर कहा जाए तो पुनर्जागरण के कारण जो है नवीन विचारधारा और ज्ञान के कारण चर्च की एकता से क्या हो गई, अब तो मुक्ति हो गई। यूरोप के पुनर्जागरण काल में चर्च का अधिकार अब क्या हो गया था, तो समाप्त हो गया। और क्या होता है, तो और लोग स्वतंत्र रूप से ज्ञान और संस्कृति के विकास करने में लग गए। ठीक है, यानी कि जब तक चर्च के हाथों में शिक्षा ग्रहण करना, शिक्षा प्रदान करना था लोगों को, संस्कृति बताना था लोगों को, तब तक जो है एक तरीके से बंदिशें हुआ करती थी। लेकिन जैसे ही यहां पुनर्जागरण काल के कारण क्या होती है, इसकी मुक्ति होती है, तो अब लोग जो है स्वतंत्र हो गए। किसके लिए, तो अब लोग स्वतंत्र हो गए शिक्षा तथा संस्कृति के विकास के लिए, और सभी ने अपने अपने तौर तरीकों से इन सभी में विकास का जो है पहल स्टार्ट किया। आगे बात करेंगे, अगला जो है आपका नवीन आविष्कार, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट कहा जा सकता है इसे भी, क्योंकि नवीन आविष्कार जो है यानी कि नए नए आविष्कार भी पुनर्जागरण काल के कारण जो है देखने को मिला था। बात करें जाए तो आविष्कारों ने लोगों के विकास करने के अवसर को क्या किया, प्रदान किया। जैसे कि मान लीजिए अभी प्रेजेंट टाइम पर आप 4G का इस्तेमाल करते हो, लेकिन बाद में अगर थोड़े दिनों में अगर 5G आ जाए, ठीक है,
5G आपके पास आ जाए, तो तकनीकें जो है आपके पास डेवलप होगी, और जैसे ही तकनीकें आपके डेवलप होंगे तो आपके में जो कार्य कुशलता होगी या फिर आपके जो कार्य की गतियां होगी वह क्या होगा, वृद्धि होगा। ठीक उसी प्रकार से जैसे जैसे नवीन आविष्कार होते गए, नए नए चीजों का आविष्कार होता गया, लोगों को क्या हुआ, तो विकास का अवसर प्रदान मिला। ठीक है, इसके अतिरिक्त विश्व की खोज भी हुई, जैसे कि बहुत सारे देश खोजे गए पुनर्जागरण काल के कारण। जैसे कि कहा जाए तो आपके भारत का खोज हुआ था, जैसे कि बात कर लिया जाए तो आपके अमेरिका का खोज हुआ, कहा जाए तो नई दुनिया की खोज हुई थी। ठीक है, जिसमें शामिल है ज्वालामुखी, अनेक भूखंड जो कि अब तक अज्ञात थे, और समुद्री राक्षसों का भी पता चला था पुनर्जागरण के कारण। समझ में आ गई बात। तो इन सभी चीजों का जो है क्या होता है, तो नए आविष्कार के कारण, नए पुनर्जागरण के कारण क्या होता है, नवीन भावनाओं के कारण इन सभी में विकास देखने को मिलता है। आगे बात करेंगे तो वो आपका है विज्ञान का विकास। किसका विकास बात करी जाए विज्ञान के विकास में, तो देखिए विज्ञान का विकास भी पुनर्जागरण काल के कारण देखने को मिला था, क्योंकि प्रकृति तथा प्रयोगात्मक विज्ञान का अध्ययन से विकास होने लगा था। अनेक नवीन प्रयोग तथा बोलचाल जो है लोगों में क्या हो गया था, विकसित हो गया था। अनेक नवीन आविष्कार, जैसे कहा जाए तो वनस्पति बाह्य, जिससे लोगों को विश्व का ज्ञान हुआ, और विज्ञान एक महत्वपूर्ण जो है योगदान अपना दिया किसमें, पुनर्जागरण काल में। ठीक है, आगे बात करेंगे इसका प्रभाव क्या क्या देखने को मिला था। तो देखिए इसके प्रभाव के बारे में अगर बात कर लिया जाए तो सबसे पहला नोट करना कि पुनर्जागरण काल के फलस्वरूप जो है यूरोपीय नाविकों ने नए नए देशों की खोज की, जिससे व्यापार की आर्थिक दशा में क्या हुआ, तो व्यापक परिवर्तन देखने को मिला था। क्योंकि अब जैसे ही नए नए चीजों का, नए नए देशों का खोज होना शुरू हुआ, तो अब लोगों के पास एक रास्ता बन गया व्यापार करने का। और वैसे भी जब मान लीजिए एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे के पास अब जाते हो, तो आपको क्या होता है, अवसर मिलता है, और आप किसी चीज को जल्दी डेवलप कर पाते हो। ठीक उसी प्रकार से जैसे ही पुनर्जागरण काल प्रारंभ होती है, या क्या कहते हैं, पुनर्जागरण काल प्रारंभ होती है, तो इससे लोगों में क्या होता है, जैसे ही नई दुनिया की खोज हुई या फिर नए नए देशों का खोज हुआ, तो भाई साहब व्यापार की जो है, व्यापार की स्थिति में बड़े स्तर पर क्या हुआ, तो परिवर्तन देखने को मिला। आगे बात करेंगे तो दूसरा नंबर रीजंस क्या था, तो दूसरा नंबर रीजंस आपका था कि पुनर्जागरण में अंधविश्वासों में डूबे यूरोपीय समाज को क्या किया, तो व्यवहारिक और उपयोगी जीवन प्रदान किया। कहने का मतलब कि वहां पुनर्जागरण काल से पहले जो है यूरोप के लोग जो अंधविश्वास में जी रहे थे, उन सभी अंधविश्वासों से क्या हुआ, तो अब निपटारा हो गया उन सभी चीजों का। अब लोग जो है अब व्यवहारिक जीवन जीना शुरू कर दिए। आगे बात करेंगे तो बौद्धिक पुनर्जागरण का जो है लोगों के धार्मिक जीवन पर तात्कालिक प्रभाव देखने को मिला पुनर्जागरण काल के कारण। आगे देखिए तो अगला आपका जो है पुनर्जागरण काल का जो प्रभाव है वह शिक्षा एवं साहित्य पर भी स्वाभाविक रूप से पड़ा था, क्योंकि इससे क्या हुआ, तो मानवतावादी दृष्टिकोण के विकास के परिणाम स्वरूप शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन देखने को मिला था। वहीं पर बात कर लिया जाए तो दर्शन के क्षेत्र में तात्कालिक विद्वानों ने ज्ञान के नूतन आयामों को क्या किया, तो जन्म दिया। तो ये सभी कारण से है। और आगे बात करेंगे कि इसका महत्व क्या था, व्हाट इज द इंपोर्टेंस ऑफ दिस, क्या कहते हैं, दिस एरा। ठीक है, या कह सकते हैं तो दिस टाइम। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला आपका है कि उच्च वर्ग में शिक्षा संस्कृति का क्या हुआ, तो प्रचलन हुआ। इसका महत्व इस रूप में लिख सकते हैं। आगे हम लोग लिखेंगे कि इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप 15वीं शताब्दी के अंतिम में, किस शताब्दी के अंतिम में, 15वीं सदी के अंतिम में देखने को मिला कि इसके 25 वर्षों के अंतराल में कहा जाए तो काव्य के महान पुष्प खिलते हुए नजर आए। वहीं पर बात कर लिया जाए तो एक ऐसे युग का प्रादुर्भाव हुआ जिससे पृथ्वी के नए क्षेत्र, चेतना के नवीन आयाम, इसके सभी चीजों का क्या हुआ, तो उद्घाटन देखने को मिला था। तो ये इंपोर्टेंस है किसके, तो पुनर्जागरण काल के। आगे आपको लिखना है निष्कर्ष। ठीक है, क्योंकि निष्कर्ष को लिखना बेहद ही इंपॉर्टेंट होता है आपके आंसर राइटिंग में। और निष्कर्ष के अंतर्गत हम लोग लिखेंगे क्या, तो देखिए निष्कर्ष में हम लोग लिखेंगे कि अतः उपयुक्त कथनों के आधार पर स्पष्ट होता है कि इस काल में यूरोप के विभिन्न देशों में लोक भाषाओं और राष्ट्रीय साहित्य का विकास आरंभ हुआ। पुनर्जागरण काल में जो है पहले पश्चिमी यूरोप के लोग लैटिन और यूनानी भाषा में साहित्य रचनाओं का निर्माण करते थे। पुनर्जागरण काल के कारण जो है क्या होता है, तो राष्ट्रीय भाषाओं को सम्मान मिला और इसमें साहित्य का सृजन किया जाने लगा। तो ये सभी निष्कर्ष के तौर पर लिखेंगे। उम्मीद करता हूं आपको आज की ये क्लासेस अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये क्लासेस हेल्पफुल लगी हो तो चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके अपने सभी दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सभी को हेल्प मिल सके। विशेष मिलेंगे आप लोगों के साथ एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।